हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अपने 10th क्लास मैथ के जो चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, उसमें हम प्रश्नावली 1.1 के आज क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1.1 के चारों उदाहरण कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, छोटे बड़े सब मिला के यहाँ पे करने वाले कवर हम लोग। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और इस वाले हमारे प्लेटफॉर्म एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से आप लोग 10th क्लास का जो मैथ यहाँ चल रहा है हमारा, यहाँ पे अगर यहाँ से कवर कर लेंगे तो आपको कहीं और ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहाँ से कवर कर लेने के बाद आपको और ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और इसमें आपके 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें हमने अभी 3 पार्ट लिए हैं, 2 पार्ट बाद में करेंगे। ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बहुत सिंपल है। तो पहले इनके हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे सीधे, बात करेंगे 140 के लिए। तो 140 को आपको क्या करना है, किसी एक अभाज्य संख्या से काटना है। तो देखो, इसका इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या हमें 2 से कट सकती है और 5 से भी कट सकती है। तो आपकी इच्छा 2 से काटें या 5 से काटें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, तो 2 से काट लेते हैं। तो 2 7 14, 0, 2 से 2 3 6, 2 5 10, और 5 से कट जाएगा ये 5 7 35, और 7 से कटेगा 7 करना 7। तो इस प्रकार से हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं आपके, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, और बेसिक सा क्वेश्चन सा। आपको क्या करना था, जो हमारी संख्या 140 दे रखी है उसको उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, इनकी गुणा करोगे तो यही आएगा। सही है, बस ये करना था। ऐसी 156 की बात करेंगे। तो 156 के ऐसे गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो इसका अंक 6 है, इकाई अंक कितना है इसका 6, यानी कि सम है। सम है तो 2 से कट जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटेगा यहाँ भी 2 3 6, 2 9 18, ये 3 से कट जाएगा। साफ साफ देखा, 3 से कट जाएगा। 3 का 3, 3 3 9, ये 13 से कटेगा, 13 का ना 13। तो यहाँ पे आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, इसकी बात करते हैं। 38 25। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपका जो इकाई अंक है वो कितना है हमारा, 5 है। तो अगर इकाई अंक 5 है तो वो संख्या हमारी 5 से कट जाती है। तो ये हमारा 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे यहाँ पे 5 7 35, 3 बचा 32 हो गया, 5 6 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25। फिर 5 से कट जाएगा ये 5 6 5, 2 बचा 26, 5 5 25, 1 बचा 15, 5 3 15। ठीक है, अब ये देखो 5 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा। और 3 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे आपका 153 है, यहाँ पे अगर 153 के अंकों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, जिसके अंक हैं जोड़ना है इन्हें। तो 1 + 5 + 3, तो ये आ गया आपका 9। ठीक है, अब ये जो 9 है, इस 9 को मैं 3 से भाग करूंगा तो ये जो आपका योगफल आ रहा है अंकों का, वो 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 से बे संख्याएं भाग होती हैं जिनके अंकों का योगफल अगर 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या हमारी 3 से भाग हो जाएगी। जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से भाग हो जाए वो संख्याएं 3 से भाग हो जाती हैं।
ठीक है, तो 3 का ये नियम है। तो 153 के अंकों का योग 9 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित है, इसलिए 153 आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से 3 पंजे 15, 3 ही करना 3, फिर 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है 6 आ रही है, 6 3 से कटता है। तो 3 का 3, 3 सत्ते 21, ये 17 से कट जाएगा आपका, 17 करना 17। तो इस प्रकार से 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अतः लगा लेंगे, अतः थोड़ा और ठीक बारीकी हो जाएगी हमारे ये। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट कवर होते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा 5005। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हमें ही सोचना है कि इससे कटेगा। तो नियम हमारे 5 का नियम हमें आता है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे इकाई अंक जो है वो 5 है, इसलिए ये संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटें, 5 करना 5, 0 0, 5 करना 5। अब देखो ये संख्या आपकी 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है। 5 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि योग आ रहा है 2 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो सोचें किसी और से, 1001 किसी और से विभाजित होगा क्या? तो 7 से देखते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचने पे विवश करेगा आपको ये सवाल। हर सवाल ऐसा नहीं होती, 2 पार्ट ऐसे हैं थोड़ा जो सोचने पे आपको विवश करेंगे। चलिए, तो 7 करना 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 28 तो 2 बचा 21, 7 21। ठीक, 143। अब ये हमारा 13 से कट रहा है, 13 करना 13, 1 बचा 13 हो गया, 13 करना 13, ये 11 से कट जाएगा, 11 करना 11। तो अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड ठीक है को इनके योगफल इनके गुणनफल के रूप में लिखना है ना। तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, 11 की पावर 1, बस हो गया। अब देखो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग कभी कभी देख रहे हैं जो मैं यहाँ पे संख्याएं आ रही हैं उन्हें कभी आगे लिख रहा हूँ, कभी पीछे लिख रहा हूँ। तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके क्रम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी भी क्रम में लिखें, 7 को पहले लिखें, 13 को पहले लिखें या बाद में लिखें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 7429। अब देखिए हमारा ये पार्ट ऐसा है जो आपको काफ़ी विवश करेगा सोचने पर, ठीक है, और आसानी से हम लोग इसके पास पहुंच भी नहीं पाएंगे कितने से ये कटेगा। तो इसलिए हमें अगर नियम पता है तो हम जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे किससे ये कट रहा है, मतलब किससे ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते करते आप पहुंचेंगे 17 के पास, और 17 से जाके ये संख्या आपकी कटना शुरू होगी। तो 17 चौका 68, 17 पंजे 85, तो 50 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 बार जा रही है, 17 चौका 68, तो कितना बचा हमारा 2 और 4 6, 62 हो जाएगा। 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 51, 9 9 2 11 और 1 2 19, 119 हो जाएगा। 17 7 119। चलिए, अब ये आपका 19 से भाग होगा। मैंने क्या बोला, ये पार्ट एक ऐसा है जो आपको काफ़ी हद तक सोचने को विवश करेगा, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस रखें, अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको आपको करना आसान रहे, ठीक है। कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, नहीं तो आसानी से हो जाते हैं। जो हमने नियम सीख रहे हैं उनसे हमें साफ साफ नज़र आता है किससे वो कटने वाला है, कुछ ही होते हैं। तो 19 का 19, 19 38,
19 तिया 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 2 बार जा रही है 38, तो 2 40 3 43, 5 बचा 57, 19 तिया 57, अब ये 23 से कट जाएगा, 23 ही करना 23, सिंपल। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं यहाँ पे, क्या आ रहे हैं आपके 17 19 23, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग 8 क्लास 7 क्लास से करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है हमारा। इसने बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 पार्ट हैं, जिसमें मैंने पहला पार्ट लिया है और 1 बाय 1 इसको कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें हमें 2 चीज़ें करनी है, एक तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और दूसरा जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। ऐसा बराबर है, इस बात की हमें जांच करनी है। ठीक है ना, और ऐसा होता भी है क्योंकि ये फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन जांच करके दिखानी है उसको। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो अभाज्य गुणनखंड जो हमने करे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हम लोग, किस विधि से निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसी से बात करेंगे हम लोग, बाकी बात नहीं करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए, तो एक 26 है, 26 से करेंगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26। सिंपल कर लो, है ना, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करके दिखाएं इसको। इस तरह से संख्या छोटी है तो आसानी से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, ऐसे 91, 13 सत्ते 91, तो 7 गुणा 13 लिख देंगे, 13 सत्ते 91। चलिए, ओके, तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में क्या होता है? केवल वे ही अभाज्य गुणनखंड आते हैं जो आपके कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर 13 कॉमन है, और घात कौन सी आती है? इसकी सबसे छोटी। अब पावर यहाँ भी बन है, यहाँ भी बन है, तो छोटी भी बनी है, बड़ी भी बनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एचसीएफ है हमारा यहाँ पे 13 है। ऐसी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है? सभी अभाज्य गुणनखंड आते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो 2 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा। और जब आप लोग इनकी गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? ये 182। गुणा करने पर हमें 182 प्राप्त होगा। चलिए, तो ये हमारे एचसीएफ एलसीएम आ गए। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है। चलिए, जांच भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये निकाल लो गुणनफल, और फिर उनका मतलब एचसीएफ एलसीएम गुणनफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। भाई संख्याएं कौन सी? जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन दो संख्याओं की बात हो रही है। तो हमारे एक 26 है और एक हमारी 26 और ओ माय गॉड, सॉरी 91 था, ये 19 लिखा गया। तो 26 इंटू 91, तो 26 और 91 गुणा आप कर लेंगे। मैं गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बात तो आपको आती है, हाई स्कूल कर रहे हैं तो गुणा तो आपको आती है, ठीक है ना। तो 26 के 91 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2366। 2366। ऐसे क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ
और एलसीएम का गुणनफल निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम हमारा 182 है, और 13 की गुणा जब 182 से करोगे तो आपका फिर वापस क्या आएगा 2366। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो दो संख्याओं का गुणनफल है और जो एचसीएफ एलसीएम है दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इनके मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर आ रहा है उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। लो जी, ये जांच हो गई। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है 510 और 92 की बात करनी है हमें। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड कर लेते हैं। इस बार थोड़ा संख्या बड़ी है तो यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं इनके। 510 इकाई अंक 0 है तो इधर संख्या 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। तो 2 से काट रहे हैं, 5 से काटने कोई दिक्कत नहीं है, किसी से काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 2 से काट रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बजा 10 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। 5 पंजे 25, 5 का ना 5, ये 3 से कट जाएगी। 3 का 3, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 17 से कट जाएगा, 17 का ना 17। 92 में इकाई अंक क्या है आपका, सम है, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया थोड़ी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 23 से कट जाएगा, 23 का ना 23। चलिए, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और 92 में आ रहे हैं आपके 2 आया है 2 बार, तो 2 की पावर आएगी 2, और 23 आया है 1 बार। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ में क्या आता है आपका, जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होते हैं केवल वही आते हैं, तो केवल 2 आएगा, और 2 की सबसे छोटी घात यहाँ पे 1 है, तो एचसीएफ आएगा इनका 2। ऐसी बात करेंगे हम लोग एलसीएम की। तो एलसीएम में सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड आते हैं, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 17, 23। ठीक है, एलसीएम में वे सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड आते हैं, सभी के सभी आते हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो। कॉमन वाले भी आएंगे और बिना कॉमन वाले भी आएंगे एलसीएम के अंदर, जबकि एचसीएफ में क्या होता है, केवल कॉमन वाले आते हैं जो ओवनिष्ठ होते हैं। चलिए, तो जब आप लोग इनकी गुणा करेंगे आपस में, तब आपकी जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो 23460 आएगा, 23460। ठीक, 23460 ये हमारा आंसर। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन, बट मतलब थोड़ी गुणा बड़ी है, तो क्या है, करना तो पड़ेगा ही। जांच करते हैं। तो पहले निकालेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारी एक 510 है और एक संख्या हमारी 92 है। जब 510 की गुणा 92 से करोगे, 510 की गुणा 92 से करोगे तो आएगा 46920, 46920। ठीक है, इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ है 2 और ये भाई साहब हैं 23460, इनकी गुणा करोगे तो आएगा आपका 46920। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के।
लो जी, ये जांच होगी, बराबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 336 और 54 की बात करेंगे इसमें। तो हम जाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इनके गुणनखंड कर लेंगे। 336 इकाई अंक सम है, 2 से कटेगा, 2 1 ना 2, 13 हो गया, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 1 ना 2, 3 सत्ते 21, 7 1 ना 7। चलिए 54 में भी इकाई अंक सम है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है, ये 3 से कटेगा, 3 नम 27, 3 3 9, 3 1 ना 3। बहुत सिंपल है, देखो आसानी से हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर संख्याओं के जो गुणनखंड है आपके थोड़ा आपको ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा, आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ही पार्ट आएंगे ऐसे जिसमें आपको सोचने में विवश करेगा आपको। चलिए तो यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 4 बार, तो 2 की पावर आएगी 4, 3 है 1 बार, तो 3 की पावर 1, 7 1 बार, तो 7 की पावर 1। 54 में बात करेंगे तो 54 में हमारा 2 1 बार है, तो 2 की पावर 1 आएगी, 3 3 बार है, तो 3 की पावर 3 आएगी। चलिए एससीएफ की बात करते हैं, तो एससीएफ में कॉमन अभाज्य गुणनखंड आते हैं, तो यहाँ पे कॉमन 2 है और 3 है, और इनकी घातें क्या आती हैं, छोटी वाली आती हैं, तो यहाँ पे 2 की घात छोटी घात जो है 1 है, और 3 की भी छोटी घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे एससीएफ कितना आएगा इनका 6। एलसीएम की अगर बात करें तो सभी ले जाते हैं यहाँ पे 2 3 7, और घातें यहाँ पे क्या होती हैं, सबसे बड़ी आती हैं, तो 2 की घात 4 आएगा, 3 की घात 3 आएगा, 7 की घात 1 आएगा, तो 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की घात 3 3 3 9 3 27 गुणा 7। जब इनकी गुणा करेंगे आप लोग तो गुणा करने पे आपको प्राप्त होगा ये 30 24। तो यहाँ पे आपका एससीएफ आ रहा है S6 और एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 3024। चलिए अब जांच कर लेते हैं। ओके तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे सबसे पहले। तो गुणनफल मतलब कि गुणा कर देनी है, कुछ नहीं करना है। 336 गुणा 54, 336 गुणा 54 से करोगे तो आपको प्राप्त होगा 18144, 18144। और इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम आया है आपका 30 24, और इनकी गुणा करो तो आप कितना आएगा 18144 ही आएगा। ठीक, तो लास्ट में लिखोगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक, ये हमारी जांच हो गई। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपके 3 पार्ट हैं, बट यहाँ पे संख्याएं आपके आ रही हैं वो 3 संख्याएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 आए 4 आए 5 आए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो उस तरीके से करना है, ऐसे करते आ रहे हैं। ठीक है, और सवाल में उसने बोल दिया है आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। तो लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे भाई। 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 आया है 3 2 बार, 3 आया है 1 बार। 15 की बात करें 3 पंजे 15, 21 की बात करें 3 सत्ते 21। ओके स्टूडेंट।
चलिए, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में वे अभाज्य गुणनखंड आते हैं जो कॉमन हो, तो केवल 3 ही कॉमन है और घात क्या आती है यहाँ की सबसे छोटी, तो बने हैं। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, इनका 3 आ रहा है। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में आपके सभी अभाज्य गुणनखंड आते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो 2, 3, 5, 7 और घात जो आती है इनकी गुणनखंडों की सबसे बड़ी आती है। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2, 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की वहां 7 से करेंगे तो 7 6 42, 420 आएगा। तो एलसीएम आ रहा है इनका 420। चलिए, सेकंड पार्ट है हमारा, तो 17, 23, 29 की बात करनी है हमें इसमें। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही आएगा। मैं 1 भी ले रहा हूं साथ में, क्योंकि 1 गुणा 17 लूंगा तो यही आने वाला है। 23 के लिए 1 गुणा 23 और 29 के लिए 1 गुणा 29। क्योंकि मैंने 1 यहाँ पे क्यों दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आया तो आप लोग ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। क्योंकि सबके गुणा पे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गुणनखंड आ रहे हैं सबके गुणा पे यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन जब 1 गुणा यहाँ पे 3 से होगा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं दिखाया। जबकि यहाँ पे कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, इसलिए हमें 1 दिखाना पड़ा। तो एच से आप पे कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, क्योंकि यही कॉमन है। एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 17, 23, 29, 1 भी ले लो जाओ तो। घातें इनकी सबसे बड़ी आनी है, तो घातें 1 ही 1 है सबकी, तो इनकी गुणा करनी हो। तो 17, 23, 29 की जब आप गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11,339। 11,339 ये हमारा एलसीएम। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। तो इसका ये थर्ड पार्ट है, 8, 9 और 25 अभाज्य गुणनखंडन विधि से। आठ के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 3, 9 के गुणनखंड 3 का स्क्वायर और 25 के गुणनखंड 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो 1 लगा लेंगे सबके गुणा में, जिसमें कॉमन सॉमन तो दिखे। तो एस तक कितना आएगा, इसका 1 आएगा। और एलसीएम में क्या होगा, सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो 2 भी आएगा, 3, 5 और सबसे बड़ी घातें आएंगी, तो घातें तो सबकी सिंगल सिंगल है, तो छोटी बड़ी सब एक ही बात है। 3, 2, 2, 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 8 200, 200 की गुणा 9 से करोगे 1800। यहाँ जो एलसीएम आ रहा है इन तीनों का कितना आ रहा है, 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें कहा गया है जो एचसीएफ है 306 और 657 का वो 9 दिया है और इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सही है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सवाल में दिया है, क्या दिया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9। सही है, और 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक 306 है और एक आपकी 657 है। तो किसी एक को ए मान लेंगे और किसी एक को बी मान लेंगे। ठीक, और आपको क्या करना है, यहां से एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है। ओके, अब देखिए हम एक संबंध जानते हैं, हम जानते हैं कि देखो इसका जो एलसीएम है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम इसे फॉर्मूले से यहां पे करेंगे, थोड़ा फॉर्मूले से हमें आसान पड़ेगा। ठीक है, वो गुणनखंड वगैरह करने बच जाएंगे हमारे। तो फॉर्मूला होता है हमारा ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम।
यहां से एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, एच से अब गुणा में है सामने वाले के भाग में, ए गुणा बी बटे में एच से, और मैंने इसको घुमा के लिख दिया है, इस साइड को इधर लिख दिया और इस साइड को इधर लिख दिया। ठीक है, तो ए का वैल्यू 306 और बी का वैल्यू 657 है और एच से हमारा 9। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लो तो हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो ये संख्या भी आपकी 9 से कट जाएगी और ये संख्या भी आपकी 9 से कट जाएगी, क्योंकि देखो 9 का नियम सेम होता है 3 की तरह, जो नियम 3 का होता है वही 9 का होता है। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाए वे संख्याएं 9 से कट जाती हैं। तो 6 3 9, यहां भी 9 आ रहा है योग, और यहाँ पे 6 5 11 7 18, यहां भी योग 18 आ रहा है, तो 9 से ये भी कट जाएगी, 9 से ये भी कट जाएगी, तो किसी एक को काट लो। तो 9 का 9, 9 तिया 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36, तो ये आ रहा 34 गुणा 657। अब जब आप इनकी गुणा करेंगे, 34 के गुणा 657 से करेंगे तो आपका आएगा 2278, 2278, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चन हैं बच्चे हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ काफी हो चुका है, इसलिए हम लोग बचे हुए 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं। तो हमारे कराने के 2 ही क्वेश्चन है, 6 और 7। ठीक है, तो अपने इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, जो इसमें बातें समझाई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो मतलब इसमें जो समझाई गई चीजें हैं वो अगर आपको समझ में आई हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल मोहन सिंह लेक्चर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें, लगे रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।